Hello everyone, welcome to Legal Studies. In this video, we are going to cover section 34 of chapter number 2, Journal Explanations. This section talks about act done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. इसका मतलब है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जाता है सेवरल लोगों के द्वारा, ज़्यादा लोगों को द्वारा, और उनकी जो इंटेंशन है वो कॉमन इंटेंशन है सभी लोगों की, तो उन सभी लोगों को वैसे ही पनिश किया जाएगा, वो सभी वैसे ही लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने एक ने ही कोई एक्ट क्राइम कमिट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3 लोग थे यहाँ पर ए, बी एंड सी, तो उनकी कॉमन इंटेंशन थी कि उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट करना है और उन्होंने कमिट कर दिया। तो अब उन तीनों को जो सज़ा मिलेगी वो एक जैसी तीनों को ही सज़ा मिलेगी जैसे कि उनको एक को ही मिल रही है। ऐसा नहीं होगा कि जो किसी ने ऑफेंस कमिट किया उसके लिए मिल जाएगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, चाहे एक को मिल जाए दूसरे को ना मिले, ऐसा नहीं होगा। वो तीनों के तीनों एज अ वन पर्सन ही माने जाएंगे और उनको एक जैसी तीनों को ही सज़ा होगी। अब जो कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है तो वो 4 तरीक़ों से करता है, चाहे तो वो खुद कर देता है व्हेन ही हिमसेल्फ कमिट्स अ क्राइम। सेकंड, जब वो किसी और के साथ अपनी शेयर कर देता है कमीशन ऑफ क्राइम। थर्ड वन इज़ व्हेन ही विद अ व्यू टू कमीशन ऑफ क्राइम सेट्स सम थर्ड एजेंसी टू वर्क। जब वो कोई उसकी इंटेंशन थी कोई क्राइम कमिट करने की और वो कोई थर्ड एजेंसी को अपॉइंट कर लेता है ये काम करने के लिए। Fourth one is when he helps the offender after the commission of the crime in screening him from the justice. कि अगर कोई भी कोई पर्सन जो है वो ऑफेंडर को जिसने क्राइम कमिट किया है तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है सज़ा से, तो वो भी इसी में आ जाएगा और वो क्राइम ही कर रहा है। अब जो फर्स्ट है इसको छोड़कर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, इनमें से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जॉइंट लाइबिलिटी आती है कि एक से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो उनकी लाइबिलिटी भी तो जॉइंट होगी ना। अब जो जॉइंट लाइबिलिटी है ये कंसेप्ट इसी में से निकल कर आता है। सेक्शन 34 टू 38 149 ऑफ आईपीसी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी हमें बताता है। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं सम जॉइंट लाइबिलिटी के, वो क्या हैं क्रिमिनल जॉइंट लाइबिलिटी के इंग्रेडिएंट्स? वो है फर्स्ट वन इज़ सम क्रिमिनल एक्ट, कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो, क्रिमिनल एक्ट डन बाय मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा लोगों ने वो क्रिमिनल एक्ट किया हो, क्रिमिनल एक्ट डन बाय सच पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम, कि जो वो क्रिमिनल एक्ट किया गया है उनकी वो करने की सभी का कॉमन इंटेंशन था। कॉमन इंटेंशन इन सेंस ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान बिटवीन सम पर्सन्स। कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि अगर कोई लोगों के बीच कोई भी प्री प्लान हुआ है, प्योर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है, तो वो कॉमन इंटेंशन होगा। पार्टिसिपेशन इन सम मैनर इन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस बाय पर्सन सब टू बी प्रोसिक्यूटेड, कि उसने पार्टिसिपेट किया है ऑफेंस करने के लिए जिसकी जिसकी वजह से उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और फिजिकल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम, कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए उस पर्सन की कमीशन के टाइम पर। बट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल इज़ नॉट नेसेसरी इन सम केसेस। कुछ केसेस में सभी की फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है कि उनकी सभी की जो फिजिकल प्रेजेंस है वो वहाँ पर हो सकता है कि कोई किसी को गाइड कर रहा हो पीछे से और वो फ़ोन कॉल पर बात कर रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो फिजिकल प्रेजेंस जो है जो वो केस टू केस वेरी करती है। इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी केस दैट फिजिकल प्रेजेंस मस्ट बी देयर। आगे हम देखते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इस सेक्शन के, जैसे कि सेवरल पर्सन होने चाहिए हर वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और इसमें एक केस भी था सचिन जना वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का, इसमें हेल्ड हुआ था
कि अगर एक से ज़्यादा लोगों ने वो क्राइम कमिट कोई एक्ट कमिट कर दिया है, क्रिमिनल एक्ट कमिट कर दिया है जॉइंटली, और उनकी इंटेंशन वैसे ही मानी जाएगी जैसे कि उन्होंने अकेले ने वो ऑफेंस कमिट करना था। फॉर एग्जांपल KBC थे 3 लोग, उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, कोई मर्डर कमिट कर दिया, तो उन्होंने मर्डर कमिट करना था वैसे ही माना जाएगा जैसे कि उन्होंने एक ने मर्डर कमिट किया है। ये नहीं माना जाएगा कि इसने उसको गोली मारी, इसने उसे पिस्तौल ला कर दिया कि जे लो तुम गोली मारो, और पिछले के जो तीसरा था उसने कुछ और प्लान किया। ये नहीं माना जाएगा। ऐसे ही माना जाएगा कि वो 3 एक ही पर्सन माने जाएंगे, और वैसा ही माना जाएगा कि इन्होंने एक ने जैसे ऑफेंस कमिट किया है। नेक्स्ट जो है वो है एक और केस था, MP स्टेट ऑफ MP वर्सेस देशराज 2004। इसमें ये हेल्ड किया गया था कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है, रूल ऑफ एविडेंस है, ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। दिस सेक्शन इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस एंड डज नॉट क्रिएट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। अब इसकी अगर हम प्रैक्टिकली सेक्शन की बात करें कि प्रैक्टिकली ये सेक्शन कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, तो इसमें कोई पनिशमेंट तो दी नहीं गई, और ना ही ये कोई ऑफेंस है कि इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सेक्शन अप्लाई कहाँ पर होगा? ये सेक्शन अप्लाई होगा फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन 3 4 5 पर्सन थे जिन्होंने मर्डर कमिट कर दिया, और उन्होंने 3 लोग थे और मर्डर कमिट किया तभी, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी 302 के अंडर। और पता कहाँ से चलेगा कि वो एक से ज़्यादा लोग थे? जब उस सेक्शन के साथ हम ये सेक्शन को लगा देंगे। तो ये सेक्शन अकेला कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर क्राइम कमिट किया गया हो एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है क्रिमिनल एक्ट। कि जो एक्ट है वो क्रिमिनल होना चाहिए। ये जो पूरे का पूरा अपना अपना कोड है, इंडियन पीनल कोड, ये क्रिमिनल एक्ट से ही डील करता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी ही लोगों की बताता है। तो ये जो एक्ट है वो क्रिमिनल होना चाहिए, जो पर्सन्स थे उनका बिहेवियर क्रिमिनल होना चाहिए कि उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है। तो एक केस था लल्लन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2003 का केस था। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी डेफिनेशन एक्ट की, तो उसमें भी कहा गया था अगर सीरीज़ ऑफ एक्ट हों, एक से ज़्यादा एक्ट हों, तो उनको भी हम एक्ट ही मानेंगे, कोई उनके लिए और वर्ड नहीं यूज़ किया जाएगा। तो इस सेक्शन में भी ये भी बताया गया है कि अगर कुछ लोग एक से ज़्यादा एक्ट कर देते हैं तो उसको एक ही एक्ट माना जाएगा, सिंगल एक्ट ही उसको माना जाएगा। आगे नेक्स्ट जो है वो है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का जो डिफरेंट मीनिंग है, हर जगह पर कॉमन इंटेंशन को डिफरेंट, हर केस टू केस वेरी करता है क्रिमिनल इंटेंशन का मीनिंग। तो कुछ हम देख लेते हैं क्रिमिनल इंटेंशन का मीनिंग। एक केस था महबूब शाह वर्सेस एम्पेरर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ है इस सेक्शन के अंदर। महबूब शाह वर्सेस एम्पेरर 1945 का केस था। इसमें हेल्ड हुआ था कि Common intention implies a pre-arranged plan, prior meeting of mind, prior consultation in between all the persons constituting the group। मतलब कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ग्रुप अपना कोई क्राइम कमिट करने के लिए, तो उनमें प्री अरेंज्ड प्लान हुआ होना चाहिए, प्रियोरल मीटिंग ऑफ माइंड हुई चाहिए, प्रियोरल कंसल्टेशन हुई होनी चाहिए उनके बीच पूरी की पूरी एक उनके बीच सलाह हुई होनी चाहिए, प्लान हुआ होना चाहिए पूरे का पूरा कि हमने कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो तभी उनको कॉमन इंटेंशन जो है वो बोली जाएगी। अब सेकंड है कॉमन इंटेंशन मीन्स अ डिज़ायर टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंस। जो कॉमन इंटेंशन है उसका मतलब है डिज़ायर टू कमिट अ क्राइम, कि उसकी इच्छा थी कि वो क्राइम कमिट करे, उन सभी लोगों की इच्छा थी कि वो क्राइम कमिट करे बिना उसके कॉन्सिक्वेंस को देखे कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। जो रास्ते में अगर कोई कुछ और करना पड़ा तो वो करना पड़ेगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस देखेंगे बिना जो भी हो, वो कॉमन इंटेंशन है। नेक्स्ट इज कॉमन इंटेंशन मीन मेंसरिया, कि कॉमन इंटेंशन को हम मेंसरिया भी बोलेंगे। फोर्थ वन इज इट इज़ नॉट it also means evil intent to commit some criminal act but not necessarily the same offense which is committed। मतलब कि उनकी जो इंटेंशन है वो ईवल थी, बट ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने ऑफेंस कमिट करना था वही ऑफेंस कमिट हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर वो रॉबरी करने आए तो उनसे रॉबरी हुई नहीं, तो उन्होंने किसी और का मर्डर कर कर चले गए, तो तभी भी वो कॉमन इंटेंशन ही मानी जाएगी। फिफ्थ वन इज अकॉर्डिंग टू सम
it cannot be given any such meaning which we can apply everywhere. मतलब कि हमें कोई भी एग्जैक्ट इसका मतलब नहीं दिया गया कहीं पर भी जो हम बिल्कुल वही अप्लाई कर सके. Therefore its exact meaning depend upon the circumstances of each case. जो हर केस के circumstances होंगे उस पर ही इसका जो मीनिंग है वो डिपेंड करेगा. नेक्स्ट इसका एक और केस था, रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1970. इस केस में भी यही हेल्ड हुआ था कि प्री अरेंज्ड प्लान जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पहले ही हुआ हो, वो ऑन द स्पॉट भी क्रिएट हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्सन आया, वो कहीं पर आकर खड़ा हो गया और 4 लोग खड़े थे, उन चारों की उससे एक पर्सन से दुश्मनी थी, वो एनिमीज थे उसके एक पर्सन के. तो उन चारों ने कोई भी पहले नहीं, उन चारों ने एकदम से एक दूसरे बल देखा और उसकी ओर दौड़ गए. तो वहाँ पर उनकी एकदम कॉमन इंटेंशन होगी कि उस पर्सन को मारना है. तो वो इस केस में हेल्ड हुआ कि जो कॉमन इंटेंशन है वो केस टू केस वेरी करती है, ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो प्री प्लान्ड ही हो, ऑन द स्पॉट भी वो क्रिएट हो सकती है. नेक्स्ट जो इस सेक्शन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है बृंद्र कुमार घोष वर्सेस अम्पेयर. अगर कोई भी जुडिशरी की तैयारी करता है तो ये दोनों केस जुडिशरी व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों केस महबूब शाह वर्सेस अम्पेयर का और बृंद्र कुमार घोष वर्सेस अम्पेयर का. अब जो ये केस है इसमें क्या हुआ था कि एक पोस्ट ऑफिस को सब पोस्ट मास्टर को मार दिया गया था पोस्ट ऑफिस में. वो अपने रूम में जाकर पैसे गिन रहा था और कुछ लोग आए और उन्होंने उस पर आकर अटैक किया और डिमांड की कि पैसे हमें दे दो. तो उस डिमांड करते ही उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी और उसकी वहाँ पर ही डेथ होगी और वो पैसे भी नहीं लेकर गए, वैसे ही वहाँ से दौड़ गए डिफरेंट डायरेक्शन में. तो वो जो उस पोस्ट ऑफिस का असिस्टेंट था उसने एक पर्सन को, रविंद्र घोष कुमार था उसका नाम, उसको पकड़ लिया. तो और उस पर बाद में उस पर ट्रायल चालू हो गया 302 रेडवे सेक्शन 34. तो जो एप्लेंट था बृंद्र कुमार घोष उसने प्ली ली कि मैंने तो सब पोस्ट मास्टर पर फायरिंग नहीं की, किसी और ने की थी. और उसने सेकंड प्ले ली कि हमारी जो कॉमन इंटेंशन थी और जो हम ज्वाइन हुए थे वो रॉबरी करने के लिए हुए थे, सब पोस्ट मास्टर को मारने के लिए नहीं हुए थे. और थर्ड जो उसने प्ले ली वो ये थी कि जो 34 सेक्शन है ये बताता है कि जो एक्ट जो करेगा उसी के लिए लायबल होगा. ये नहीं है कि अगर कोई और पर्सन ने मारा है तो दूसरा उसके साथ जो है वो लायबल होगा. जो जिसने मारा है वही लायबल होगा, मैं इसमें लायबल नहीं हूँ. जो जिसने एक्ट किया है वो उसी के लिए लायबल होगा. तो प्रिवी काउंसिल ने जो है वो अपना डिसीजन दिया और कहा कि अगर कोई भी बाहर भी खड़ा है, उसने फर्स्ट जो प्ली ली थी कि मैं आउटसाइड खड़ा था, मैंने फायर नहीं करी उस पर, तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि अगर कोई बाहर भी है तो भी वो कॉमन इंटेंशन का पार्ट ही माना जाएगा. और उसने जो प्ली ली थी सेकंड कि उनकी इंटेंशन नहीं थी मारने की, तो प्रिवी काउंसिल ने ये हेल्ड किया कि उसने नहीं मारा, चाहे उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन उनकी इंटेंशन रॉबरी करने की थी. और जो इसका मतलब ये था कि जो भी वो करने आए वो अपना काम करेंगे, उसका चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंस हो. और थर्ड जो है उसने प्ली ली थी कि ये जो एक्ट है जो वो मैंने नहीं किया, उसको मारा नहीं है. और ये सेक्शन कहता है कि जो जिसने काम किया है उसके लिए ही वो लायबल होगा. लेकिन प्रिवी काउंसिल ने कहा है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सभी के सभी को एज अ वन पर्सन ही ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि एक पर्सन ने ही वो काम किया हो. आप सभी को वैसे का वैसे ही माना जाएगा कि आप एक ही पर्सन हो. तो उसने उसको हेल्ड कर दिया कि वो लायबल होगा इस सेक्शन के अंडर. और 302 में रेडवे सेक्शन 34 में उसको पनिशमेंट मिलेगी. अब जो है कॉमन इंटेंशन डिवेल्प्स ऑन द स्पॉट. जो कॉमन इंटेंशन है ऑन द स्पॉट भी डिवेल्प हो सकती है, जैसे कि हमने पिछले केस में पढ़ा था. तो अब इसमें ना एक केस था दैट इज ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसमें क्या था, इस केस में दो ब्रदर थे ए एंड बी.
वो विक्टिम था जो सो रहा था, उसके घर के पास गए तो उन्होंने उसको मार दिया, उसकी नेक पर कोई जख्म दिया तो उसकी डेथ हो गई। तो उसे उन दोनों को भागते हुए देखा गया उसके विक्टिम के बेडरूम से। तो वो जो दोनों ब्रदर्स थे, इन एक के हाथ में गंडासा था और दूसरे के हाथ में लाठी थी। तो जब उनको उसका मेडिकल किया गया विक्टिम का, तो यही पाया गया कि उसकी नेक पर जो जख्म था उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो जो कोर्ट था उसने हेल्ड किया कि दोनों ब्रदर की इंटेंशन जो थी वो कॉमन थी कि उसकी डेथ करना है, उसको मार देना है, उसकी डेथ कॉज करनी है। तो यही हेल्ड किया गया कि जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले ही प्री प्लान कर आए हों कि ब्रदर्स की उसको मारना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो उनकी ऑन द स्पॉट भी इंटेंशन बन सकती है। नेक्स्ट एक केस था जिसमें हेल्ड किया था कि फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन व्हेन नेसेसरी। वो केस था शिव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। इस केस में कहा गया था कि अगर हम सेक्शन 34 को देखें तो उसमें फिजिकल प्रेजेंस जो है एट द कमीशन ऑफ ऑफेंस वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कोई एक पर्सन की प्रेजेंट जो है वो हर रूम में नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कि एक रूम में कोई रॉबरी करने आया था और वो उस एक रूम में वो कर रहा है, दूसरे रूम में कोई और कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर रूम में प्रेजेंट हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि वो नियरेस्ट प्लेस पर होना चाहिए, नियर टू नियर होना चाहिए जहाँ पर ऑफेंस कमिट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो गार्ड की तरह गेट पर खड़ा हुआ है और उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है क्राइम कमिट करने के दौरान, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि वो नियर टू नियर होना चाहिए और उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो इसमें। तो ये था सारे का सारा अपना सेक्शन 34। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम अगली एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। और अगर आप पिछली एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं मेरे सेक्शन 1 to 33, तो मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।